we will see the third learning outcome, that is the frequency response curve of common emitter BJT amplifier. Now we will talk about the frequency response curve overall of a BJT amplifier. तो आपने ये देखा, there will be frequency versus gain प्लॉट. अगर हम इसका प्लॉट देखें, मैंने बताया कि एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है और दूसरी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है. दिस रीजन इज योर मिड गेन. ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब आप लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर पढ़े हुए होंगे. इस तरह का हमको मिड बैंड एक गेन मिलता है. एंड दिस कर्व इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर. तो अगर आप इसको देखो तो इसके अंदर रीजन्स होंगे. ये हमारा मैक्सिमम गेन है. दिस इज कॉल्ड एवी. ये मैग्नीट्यूड हमारा मैक्सिमम गेन है. एंड नाउ दिस इज एवी बाई √2. तो अगर आप इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, this point is known as lower cut off frequency and this point is known as the higher cut off frequency. और इस रीजन को हम लोग बोलेंगे मिड बैंड गैप रीजन. दिस विल बी मिड बैंड रीजन. इसको हम लोग बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन और इसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी. सेम प्लॉट आपका ड्रॉ होगा. आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करते जाओगे, लैब में आप कभी करके देखना, इसको ट्यून करते जाओगे, आपका गेन इंक्रीज करेगा. और एक वक्त के बाद से आपका जब फ्रीक्वेंसी ट्यून करोगे तो गेन आपका फिक्स दिखेगा. आपको कांस्टेंट आप वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाना. गेन फिक्स दिखने का मतलब आउटपुट की वैल्यू हमारी फिक्स हो जाएगी. आप इनपुट मत चेंज करना. जैसे मान लो वीन की वैल्यू आपने 2 मिली वोल्ट फिक्स कर दी, वीन 2 मिली वोल्ट आपका फिक्स है. नाउ you have make arrangement of your common emitter amplifier circuit. Now you tune the frequency. जैसे जैसे आप ट्यून करते जाओगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाओगे, आपके पास फंक्शन जनरेटर होगा, आप चेंज करोगे उसको. So जैसे जैसे आप ट्यून करते जाओगे तो आपको ये चेक करना है कि FL जो हमको मिल रहा है वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, कहाँ से हमारा जो चेंजेस है वो 0.07 AV यानी कि मैक्सिमम जो गेन है उस वक्त हमको FH कितना मिल रहा है, उस वक्त हमको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है. और ये जो रीजन होगा यही रीजन हमारा बैंडविड्थ का रीजन कहलाता है. यानी कि इस रीजन को आप क्या बोलोगे, बैंडविड्थ. इसी बैंडविड्थ पे हम इसको ऑपरेट करते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, लो फ्रीक्वेंसी रीजन. लो फ्रीक्वेंसी रीजन जिसमें जो आपने कैपेसिटेंस कंसीडर किए थे वो सारे CC1, CC2, CE, ये सारे कैपेसिटर जो आप बाहर से मार्केट से खरीद के लाया और लगाया, उनको आपने कंसीडर किया था. मिड बैंड रीजन की हमने बात नहीं की थी. हमने बात की थी हायर कट ऑफ रीजन की. इस वक्त जो आपने कैपेसिटेंस यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. इस रीजन में जो आपने बात की थी वो सारे के सारे इंटरनल कैपेसिटेंस की, यानी कि CBC, CBE और CCE. तो इसमें जो आपने निकाला, तो अगर आपने ये चीज देखी तो इसमें देखा लो फ्रीक्वेंसी रीजन, बैंडविड्थ रीजन एंड हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. तो उसमें जो कैपेसिटेंस आपने कंसीडर किए वो इंटरनल थे, ये सारे के सारे एक्सटर्नल कैपेसिटर्स थे. इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की. और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि FL हमेशा मैक्सिमम की तरफ आप बढ़ाओगे. यानी कि जितने भी आप इनपुट पर, आउटपुट पर और
हमारे जो बाईपास कैपेसिटर है वहां से जो आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो उसमें जो सबसे ज्यादा होगी वो हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। और एफएच के लिए हम मिनिमम रखते हैं, जो हमारी FH1 और FH2 निकल के आती है उसमें जो मिनिमम होगी वो हमारी इसकी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। और इसको आपको प्रैक्टिकली जब लैब आप करोगे तो आपको मैच करके देखना होगा। ये सब वैल्यू हम कैपेसिटेंस मेजर करके देख सकते हैं, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू मान के देख सकते हैं, या ज्यादातर आपको डेटा शीट में दी रहेगी ये सारी वैल्यू। इन सब चीजों को आप चेक करके देखोगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मिलर्स थ्योरम का, जिसको हमको मेरे हिसाब से हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। मिलर्स थ्योरम होता क्या है? मिलर्स थ्योरम शो करता है, सपोज करो अगर हम कोई एक एलिमेंट ले लें, ये जेड ले लें, हम इस जगह जेड पर कुछ भी हो, कैपेसिटेंस हो, इंडक्टेंस हो, कुछ भी हो, ये जेड है और ये जेड कनेक्टेड है दो टर्मिनल के बीच में, जैसे V1 और V2 के बीच में। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। इन दोनों के बीच में फीडबैक की तरह ये कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है कि इधर करंट फ्लो होगा V1 के चलते। तो अगर आप इस जगह पर इक्वेशन लिखोगे तो V1 और एक मान लो हम रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप V1 मेजर करोगे तो डिफरेंस से ही तो करोगे। ये कैसे मेजर करोगे आप V1? विदाउट रेफरेंस तो आप रख नहीं सकते। तो अगर आप V1 को कंसीडर करना चाहो तो यहाँ पर मल्टीमीटर का पॉजिटिव वायर लगाओगे, यहाँ नेगेटिव लगाओगे, आपको V1 मेजर होगा। यहाँ V2 मेजर करना है, यहाँ प्लस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे, तो हमारा V2 मेजर होगा। सो दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखें तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम मॉडिफाई करें तो इसका जो इफेक्ट है देखें तो V1 और V2 के बीच में है। तो अगर हम इस V1 और V2 पॉइंट दोनों को इस तरह से रखें, ये V1 है और ये V2 है, और V1 के चलते जो इंपीडेंस आ रहा है वो Z1 है, और V2 के चलते जो इंपीडेंस आ रहा है वो Z2 है। मतलब हमने इसको अलग अलग कर दिया, इसी Z को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो इसके चलते जो करंट फ्लो होगा और इसके चलते जो करंट फ्लो होगा दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एंड वी कंसीडर दिस V1 विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, और इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम हम दे देते हैं I1, इसमें जो करंट जा रहा है उसका नाम हम दे देते हैं I2। ठीक है, तो ये हमने इन करंट्स को माना, मतलब हमने इस Z को दो हिस्सों में बांटा। एक इनपुट साइड का फीडबैक लेके देखा कि V1 और ग्राउंड के बीच में Z1, फिर उसी तरह V2 और ग्राउंड के बीच में Z2। ये हमारा फीडबैक पार्ट को हमने इस तरह से तोड़ दिया। तो अगर हम इक्वेशंस लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? ठीक है, तो अगर हम I1 लिखें इसमें, तो I1 जो करंट है वो V1 माइनस V2 अपॉन Z लिखा जा सकता है। I1 जो करंट है वो लिखा जा सकता है V1 माइनस V2 अपॉन Z। I2 जो करंट है, अगर हम इसको I1 मानते हैं इधर से, और अगर हम इसको I2 मान लेते हैं, तो हम I2 करंट लिख सकते हैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। I2 करंट क्या लिख सकते हो आप? I2 लिख सकते हो V2 माइनस V1 अपॉन Z, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हम देखें यहां पर, तो इसको लिख सकते हैं I1 इक्वल्स टू V1 माइनस 0 अपॉन Z1
This is equation number 3rd. And I2 equals to V2 minus 0 upon Z2. इक्वेशन नंबर 4. ये दोनों चीजें सेम है, तो इसका I1 इसका I2 दोनों इनको हम इक्वेट कर सकते हैं. तो अगर आप इसको इक्वेट करना शुरू करो तो कैसे इक्वेट करोगे? तो आप लिखोगे 1 और 3, फ्रॉम 1 एंड 3. हम देखते हैं कि Z1 की वैल्यू का क्या इफेक्ट आता है इसके ऊपर. आप लिख सकते हो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू Z अपॉन Z इज इक्वल्स टू V1 माइनस Z1. ठीक है, तो अगर आप Z ओके अगर आप Z1 की वैल्यू की बात करो, अगर आप Z1 की वैल्यू की बात करो तो क्या करना चाहिए हमको? सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, अगर हम Z1 की बात करें और अगर हम Z2 की बात करें तो क्या क्या इक्वेशन हमको इक्वेट होने चाहिए? क्योंकि हमको Z1 से मतलब है, हम इनपुट साइड की बात कर रहे हैं Z1. तो अगर आप Z1 की बात करो तो क्या लिखना चाहिए हमको? Z1 इक्वल्स टू होगा Z इंटू V1 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं Z अपॉन 1 माइनस V2 अपॉन 1. तो दिस इज इक्वल्स टू Z अपॉन 1 माइनस AV. क्या हो सकता है? V2 अपॉन V1 को हम क्या लिख सकते हैं? AV. ठीक उसी तरह अगर आप Z2 देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, अगर आप इसको देखो तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज V2 माइनस V1 अपॉन Z इज इक्वल्स टू V2 अपॉन Z2. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी Z2 की? Z2 इक्वल्स टू आएगी Z2 इक्वल्स टू आएगी Z इंटू V2 डिवाइडेड बाई ओके Z इंटू हमको क्या मिलेगा? Z2 इक्वल्स टू हमको मिलेगा V2 ओके V2 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल्स टू हमको मिलेगा V2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V1 इंटू Z. देख सकते हैं? तो हम इसको लिखेंगे Z अपॉन 1 माइनस V1 अपॉन, and this V1 upon V2 is nothing but 1 minus 1 upon, यानी कि हमको एक बार Z की वैल्यू को 1 माइनस 1 अपॉन AV से डिवाइड करना होगा और एक बार हम Z की वैल्यू को डिवाइड करेंगे Z इंटू 1 माइनस 1 अपॉन AV से. तो ये वैल्यू हमको मिलती है. तो इसी रेशियो पे हम इसको डिसाइड करते हैं. सो दिस वाज द मिलर्स थ्योरम, और मिलर्स थ्योरम के हिसाब से हम लोग इसी में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं. अब यहाँ पर Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. Z की वैल्यू कोई रेजिस्टेंस हो सकती है. जैसे मान लो कोई अगर ओपैम्प है और उस ओपैम्प पे हमने कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगा रखा है, इधर तुम्हारा V1 है, इधर V2 है. तो अगर आप इसको मिलर्स थ्योरम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएंगे. इसको आप लिखोगे R अपॉन 1 माइनस AV इनपुट साइड में, इसको लिखोगे R अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन AV. ये फैक्टर्स हमारे इसमें मल्टीप्लाई होंगे. इंडक्टर होगा तो उसी हिसाब से XC, कैपेसिटेंस होगा तो 1 अपॉन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को हमने उसमें क्या किया? मल्टीप्लीकेशन में लिया है और उसको हमने लिखा है कि 1 अपॉन XC होता है ना. तो अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू करोगे, हाँ 1 अपॉन XC आ जाएगा. तो सिंपल सी बात है कि ये चीज हमारी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी अगर हम R की वैल्यू को वहां पर पुट करेंगे. सो दिस इज द मिलर्स थ्योरम, जिसके हम लोग आगे प्रीवियसली अगर आप देखो तो मैंने यूज किया डायरेक्टली. तो डायरेक्टली यूज करने में मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया नहीं था. तो अगर आप मिलर्स थ्योरम देखो तो इनपुट 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस AV पर डिपेंड कर रहा है हमारे Z के, और जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है वो हमारा डिपेंड कर रहा है 1 माइनस 1 अपॉन AV पर. तो वो फैक्टर्स हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं. इसीलिए हमें जहां कैपेसिटेंस हमने यूज किया है वहां पर हमने उन सब चीजों का इस्तेमाल किया है. सो दिस वाज द ऑल अबाउट ऑफ द मिलर्स थ्योरम. और आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में भी जाना, जिसमें आपने ये जाना कि हमने मिड बैंड रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज और लो फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और किस तरह से हम इसका गेन फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे.
So this was all about of this lecture. So students, we have completed our third learning outcome, that is the frequency response curve of common emitter BJT amplifier. Let's we have a knowledge check.